हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम ट्यूटर पे। तो आज जिस टॉपिक का रिक्वेस्ट आया था वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसलिए आज मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर जेईई एस्पिरेंट्स और नीट वालों के लिए भी, क्योंकि इसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो इतना ईजी नहीं है कि जो दिख रहा है वो डायरेक्ट लिख दो, नहीं, इसके अपने रूल्स होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा यूनिक हो जाता है और ये फेवरेट बन जाता है कंपटीशन वालों का भी और सीबीएसई वालों का भी। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। और एक बात कि इस वीडियो में मैं सिर्फ नोमेनक्लेचर ही पढ़ाने वाली हूँ, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं पढ़ाने वाली हूँ। तो नोमेनक्लेचर के अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। मतलब जो लिगेंड्स आपके मैं एग्जांपल लूँगी बताऊँगी, तो हाँ उन लिगेंड्स का नाम तो बताऊँगी, बट लिगेंड्स सिर्फ उतना ही थोड़ी ना है, लिगेंड्स तो बहुत सारे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है लिगेंड्स को याद करने में, या फिर आपको नहीं पता कि कौन कौन से लिगेंड्स है, तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लेना। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक मैं वहाँ पर वो अपलोड कर दूँगी आपके पास कि लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या होता है, ठीक है, और उनमें चार्ज क्या होता है, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब इतना कर लिया है तो आप नोमेनक्लेचर ये पढ़ लेना अच्छे से, और शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या बता रहा है हमें यहाँ पर, ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, और यहाँ पे आपको टर्म्स भी बता दूँगी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, वो होता कैसा है। बस दो पार्ट्स में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनिक पार्ट। जैसे कभी के लिखा होता है, कभी एन लिखा होता है ना, आयनिक पार्ट। और ये जो पूरा है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो आपके पास है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो आपके पास यहाँ पे जो चार्ज होगा ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, उसका ही इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, और मैग्नीट्यूड है ये, उतना चार्ज यहाँ पर होगा। तो आपको दोनों में से एक पे ही चार्ज गिवन होता है, दूसरे का आप खुद ही देख लेते हो फिर कि अच्छा इसमें +3 है तो इसमें -3 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आयनिक पार्ट हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये चार्ज हो गया। अब यहाँ पर जो एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम कर रहा है आपका सेंट्रल मेटल एटम को। सी एम में बोलते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम। ये सब इसलिए बता रही हूँ, आगे मैं सीधा बोलूँगी सी एम में तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हाँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मेटल ज़्यादातर ये कहाँ से होते हैं, डी ब्लॉक से होते हैं। डी ब्लॉक पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले, तो पता होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एल हम किसके लिए बोल रहे हैं, लिगेंड के लिए बोल रहे हैं। और हमारे पास जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने आपके पास लिगेंड है। ये क्या है, ये जो हमने कंडेंस्ड फॉर्म हम इसे बोल सकते हैं, जिसपे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं तो वो ऐसा लिखते हैं। उसमें क्या चीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका नाम कैसे होगा, नाम मतलब पूरा नामकरण करेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे CH4 को मीथेन बोलते हैं, वैसे ही अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर ना ऑर्गेनिक से भी हटके है थोड़ा, इसके रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके नेमिंग की बात करते हैं। यहाँ पर अब शुरू हो जाएगा नेमिंग। तो इसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, और उन रूल्स के हिसाब से ही हमें क्या करना होता है, इसको नेम करना होता है। तो इसको रूल नंबर 1 ये होता है आपके पास कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग होती है वो ऐसा 2 पार्ट में हम इसके नाम को लिखते हैं। यहाँ पे बीच में गैप होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम कटायन का नाम, यहाँ पे लिखते हैं कटायन का, फिर लिखते हैं यहाँ पे अनायन का। अब ये कटायन और अनायन कहाँ से आया है, तो देखो हमारे पास ये था आयोनिक पार्ट और ये था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन दोनों में क्या थे, चार्ज थे। अब इन दोनों में से जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो अनायनिक पार्ट बन जाएगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कटायनिक पार्ट बन जाएगा। तो इनमें से जो भी कटायनिक पार्ट है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रूल नंबर 1 मान लो इसे, रूल नंबर 1। अब देखो कटायन और अनायन, लेकिन ये कब होगा, ये तो तब होगा ना जब आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो, आयनिक हो। कभी कभी क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ इतना ही होता है और न्यूट्रल होता है, यानी इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो तब वो एक ही वर्ड में पूरा आ जाता है, ठीक है। और वो कैसे होगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि जब जो ब्रैकेट के अंदर वाला होता है ना, उसी की नेमिंग कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तो अब हम दूसरा वही देखेंगे, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। हमने क्या देखा रूल नंबर 1 में कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक हुआ तो कटायन का नाम पहले लिखेंगे, फिर अनायन का लिखेंगे। लेकिन अगर न्यूट्रल हुआ तो नाम एक ही लाइन में आएगा, मतलब विदाउट स्पेस आएगा, ठीक है, एक ही वर्ड होगा, ठीक है। यही होना चाहिए, यही बोलना चाहिए था मुझे पहले भी कि एक ही वर्ड में आपके पास नाम आ जाएगा। अब दिक्कत किस में आएगी हमें, कॉम्प्लेक्स किसकी नेमिंग है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। बाकी जो बाहर पे होता है ना, कि जो भी हमने एक्स ऊपर एक्स करके लिख दिया था, उसकी नेमिंग तो ईजी है। जैसे अगर पोटेशियम बाहर में है तो पोटेशियम लिख दो, सोडियम बाहर पे है तो सोडियम लिख दो, बस। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दिक्कत आती है। तो अब हम देखेंगे कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे की जाती है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करते हुए सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड को। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स को देखेंगे, तो उसमें भी उस सबसे पहले लिखना होता है नंबर ऑफ लिगेंड, यानी हमारे पास लिगेंड कितने हैं, ट्राई है, बाय है, ट्राई है, टेट्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड।
उसके बाद लिखना होता है नेम ऑफ लिगेंड। अब नंबर ऑफ लिगेंड, सबसे पहला नंबर ऑफ लिगेंड है ना, तो नंबर ऑफ लिगेंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड में भी हमारे पास देखो ये तो सबको पता है कि 2 हुए तो बाय, 3 हुए तो ट्राई, 4 हुए तो टेट्रा, 5 हुए तो पेंटा, ऐसा करके करते हैं ना हम। लेकिन कोई कोई लिगेंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें खुद से ही डाई आ रहा होता है, जैसे डायोमीन है उसमें डाई आ रहा है ना ऑलरेडी। तो फिर कैसे नेम करोगे कि अगर मेरे पास डायामीन ही 2 हैं तो कैसे लिखोगे, डाई डायामीन लिखोगे नहीं, फिर आप डाई की जगह लिखते हो बिस, ठीक है, और उसकी जगह लिखते हो ट्रिस, बेस, ट्रेस, टेट्राकेस। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है। अगर आपके पास पहले आपके लिगेंड के नाम में ही नंबर्स है, यानी जैसे डायमीन हमारे पास है, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर 2 हुए तो बिस, 3 हुए तो ट्रेस, 4 हुए तो टेट्राकेस, और उसके आगे आगे आपके पास एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, ठीक है। इतने ज़्यादा तो नहीं करते हम उसे यूज़, चिलेटिंग लिगेंड्स है ना, तो इतना तक आपके पास आएगा, इतना याद रखना, ज़्यादातर डिस यूज़ होता है, ठीक। और इसमें मत कंफ्यूज होना कि नंबर ऑफ लिगेंड का क्या मतलब एक ही लिगेंड की बात कर रही हूँ मैं अभी, कि एक लिगेंड हुआ तो उसके नंबर ऑफ लिगेंड, ऐसा नहीं कि एक आपके पास डायमीन था और दूसरा आपके पास अमीन था सिर्फ, या फिर एक्वा था, वाटर, वाटर को एक्वा बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड। तो एक्वा था और आपने क्या किया, 2 हो गए और आपने उसको डाई लिख दिया, नहीं, एक ही की बात कर रही हूँ मैं, एक लिगेंड के लिए लिखना है ऐसा, ठीक है। फिर अब आप बोलोगे तो फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स मेरे पास प्रेजेंट हुए तो मैं क्या करूँगा, तो आपको देखना है कि कौन सा वाला डाई है, कौन सा वाला ट्राई है, वो वैसा ही लिखना है कि मेरे पास 3 है या 4 है, वो हम एग्जाम्पल में ना और क्लियर होगा। अभी सिर्फ बातों को सुनो और समझो और याद रखो, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अगर 2 डिफरेंट डिफरेंट हुए तो उन्हें लिखना है कि एक 2 था, एक 3 था, तो एक डाई हो जाएगा, एक ट्राई हो जाएगा। बट अब हम उन्हें लिखेंगे किस ऑर्डर में, अब हम उन्हें लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, कि कौन से लिगेंड का नाम पहले लिखना है, कौन से लिगेंड का नाम बाद में लिखना है, उसके लिए मैं देखूंगी अल्फाबेटिक ऑर्डर। और एक चीज़, अब जब हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेंगे तो उसमें सबको डाउट क्या होता है कि जो मैं डाई लगाऊंगी, ट्राई लगाऊंगी, टेट्रा लगाऊंगी, कि मेरे पास एक 4 था, 3 था, ऐसा करके, तो क्या मुझे इसके अल्फ़ाबेट्स को भी देखना है, तो नहीं, प्रीफिक्सेस के ऑर्डर आप प्रीफिक्सेस के अल्फ़ाबेट्स को नहीं देखते हैं इसमें। इसमें आपको सिर्फ किसका नाम देखना है, लिगेंड के नाम के अल्फ़ाबेट्स को देखना है कि कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, ठीक है। कहीं पर लिख लेना, ये बात हम हमेशा भूल जाते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं जब भी नाम करना होता है, ठीक है। फिर हमें नेम ऑफ लिगेंड मैंने अलग से क्यों लिखा, आप लोग बोल रहे तो यहाँ इंक्लूड हो गया, नहीं, अभी हमने ये मैंने बताया ना लिखने का तरीका क्या है, कि पहले नंबर ऑफ लिगेंड, मैं अभी यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, एक ही लिगेंड, एक ही टाइप के लिगेंड की बात कर रही हूँ। तो पहले मैंने नंबर ऑफ लिगेंड लिखा, फिर मैंने नेम ऑफ लिगेंड लिखा। अब नेम ऑफ लिगेंड भी नॉर्मल सीधा नाम नहीं लिखना है, अगर आपके पास लिगेंड अनायनिक हुआ तो कुछ और तरीके से नाम लिखते हैं, अगर आपके पास लिगेंड कटायनिक हुआ तो कुछ और तरीके से नाम लिखते हैं, और अगर न्यूट्रल हुआ तो फिर तो नॉर्मल वही नाम आ जाता है, ठीक है। अगर अनायनिक हुआ ना तो वो एंड करना चाहिए ओ के साथ हमेशा, जैसे क्लोरीन है तो वो क्लोरो या क्लोराइडो, नाइट्रोसोनियम आयन होता है ना हमारे पास, उसको लिखेंगे नाइट्रोसो, नाइट्राइट होता है उसको लिखेंगे नाइट्राइटो, ठीक है। और आपके पास जो कटायनिक होते हैं वो ईएम के साथ एंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे नाइट्रोसोनियम ही है, नाइट्रोसो होता है ना, वैसे वो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा अगर वो पॉजिटिव हुआ तो। और न्यूट्रल जैसे कि वाटर है H2O, वो एक्वा होता है ना, तो उसका एक्वा यूज़ करना है, इनके अपने नाम होते हैं फिर अलग से, जैसे वाटर नहीं लिख सकते आप, एक्वा लिखोगे। NH3 होता है आपके पास, ये क्या होता है, अमीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जब आपके पास अनायनिक लिगेंड्स होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे ये क्या है, कार्बोनेट बोलते हैं ना वैसे हम इसे, लेकिन जब हम इसे यहाँ यूज़ करेंगे ना तो हम लिखेंगे कार्बोनेटो, और ये है हमारे पास ऑक्सीलेट, C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट बोलते हैं, लेकिन हम इसे अगर अनायनिक पार्ट में होगा तो बोलेंगे ऑक्सीलेटो। और जो हमारे पास सल्फेट होता है उसको हम बोलेंगे सल्फेटो। ऐसे ही अगर कटायनिक पार्ट में हुआ तो क्या करेंगे, ईएम लगाना है हमको, तो ये क्या नाइट्रोसिल होता है ना, वैसे ये नाइट्रोसिल आयन है, लेकिन हम इसको बोलेंगे नाइट्रोसिलियम। और NO2 ये नाइट्रो हुआ ना, वैसे NO2 प्लस हो गया, लेकिन अगर तो ये नाइट्रोनियम। वैसे अगर न्यूट्रल हुआ तो H2O को हम एक्वा बोलते हैं, NH3 अमोनियम है ना, वैसे अमोनिया, इसको हम बोलेंगे अमीन। और CO हमारे पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिए कि थोड़े ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, कॉमन वाले। ज़्यादातर ना हमारे जो लिगेंड होता है वो नेगेटिव लिगेंड्स ही यूज़ होते हैं हमारे पास, तो हम ओ वाले ही यूज़ करते हैं। कटायनिक वाले कम यूज़ होते हैं, पर ऐसा नहीं कि कभी यूज़ ही नहीं होंगे, इसलिए ये भी मैंने बता दिया आपको। और न्यूट्रल वाले भी यूज़ होते रहते हैं, खासकर ये दोनों ऊपर वाले, ये भी होता है वैसे काफ़ी, ठीक है। तो आपको ये वाले याद रखना है। बाकी आपको मैंने बोला है ना कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं सारे डाल दूंगी, तो टेंशन मत लेना, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना बस एक बार ही जाके, और वहाँ से आप नोट कर लेना कि आपके पास कितने लिगेंड है, उनका चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, सब वहाँ से देख लेना, ठीक।
हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर की नेमिंग में हम सबसे पहले किसको क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिगेंड को नेम कर रहे हैं ना, सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी डाई ट्राई वाला। फिर उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ लिगेंड, कि अगर वो नेगेटिव हुआ तो ओ करके लिखेंगे लास्ट में, और अगर पॉजिटिव हुआ तो एम करके लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया था। अब तीसरी चीज़ क्या लिखते हैं हम उसमें, मतलब गैप नहीं होगा बिल्कुल भी एकदम, वो हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर की नेमिंग देख रहे हैं। तो उसमें जो थर्ड आता है वो हमारे पास आता है नेम ऑफ CMA। CMA क्या होता है, मैंने पीछे बताया था, सोचो क्या होता है CMA होता है सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद दोबारा कंफ्यूज नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, तो आप CMA की नेमिंग कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर कटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, यानी अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है आपके कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे, या फिर चार्ज कितना है 0 है, तो आपका जो CMA होगा वो एज इट इज़ लिख देंगे। अगर वहाँ पे प्लैटिनम है तो प्लैटिनम लिखोगे बस। ठीक है, कैसा, नेम एज यूजुअल, यानी जो भी उसका नाम है वो वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक, और जब भी हम उसका नाम लिखते हैं ना, देखो पहले लिखा है नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड, फिर आपके CMA का नाम, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आता है रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज 2 है तो ऐसा आएगा। ठीक है, रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, CMA की। ठीक है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर की नेमिंग है। अगर कटायनिक हुआ और न्यूट्रल हुआ तो ही आपके पास उसका नेम कैसा आएगा, एज इट इज आएगा, जो भी उसका नाम होता है वही आएगा। लेकिन इन केस आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो अनायनिक पार्ट हुआ तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, उसको हम ऐसा लिखेंगे कि हमेशा किस पे एंड करेगा, 8 पे। जैसे देखो, अगर मेरे पास किस में हुआ, अनायनिक पार्ट हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर अगर कटायनिक हुआ या फिर न्यूट्रल हुआ। अब कोऑर्डिनेशन स्फेयर अगर अनायनिक हुआ तो क्या होगा, तो आपके पास CMA का जो नाम होगा, नेम एंड्स विथ 8। जैसे अगर मेरे पास प्लैटिनम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट। अगर मेरे पास मर्क्यूरी हुआ, Hg होता है ना मर्क्यूरी, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरेट। टंगस्टन हुआ मेरे पास तो हो जाएगा टंगस्टेट। कॉपर हुआ तो क्या हो जाएगा, क्यूपरेट। ठीक है, और उसके बाद ये याद रखना है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़रूर लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो आप देखो कैसा हुआ हमारे पास, अभी तक हमने जो भी सीखा ये हो गए हैं रूल्स खत्म। ठीक है, तो अब हम रिकॉल करेंगे कि हमारे पास रूल्स क्या क्या थे। सबसे पहला रूल था कटाइन का नाम पहले लिखना है, फिर अनायनिक पार्ट का लिखना है। कटाइन भी आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल एक एटम भी हो सकता है, मेटल एटम यानी कि वो ज़्यादातर होता है आपके पास ग्रुप 1 2 से, और कभी कभी 17 से भी हो जाता है जब वो अनायन में होते हैं ना। कटायनिक पार्ट भी कुछ भी हो सकता है, या तो वो आपके पास क्या होगा, जो बाहर पे एटम लिखा होता है मेटल वही होगा, जैसे पोटेशियम सोडियम वगैरह लिखा होता है वो हो सकता है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी हो सकता है। यहाँ पे भी सेम हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो आपके पास आयोनिक पार्ट होता है ना, आयोनिक पार्ट तो चाहे कटायन में हो चाहे अनायन में हो, उसका नाम एज इट इज आ जाएगा जो भी वहाँ पर लिखा होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी हमें, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस ये याद रखना है, यहाँ पे कटायन यहाँ पे अनायन। फिर कोऑर्डिनेशन स्फेयर की नेमिंग हमने देखी, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में सबसे पहले लिखना होता है नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड, और अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड है तो उनको कैसे लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहीं पे अरेंज कर देना है आगे पीछे। और उसमें जो प्रीफिक्स होते हैं आपके पास डाई ट्राई टेट्रा, वो इंक्लूड नहीं करना है। अल्फाबेट किसके देखने हैं, जो लिगेंड का नाम है उसी का देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आएगा आपके पास। सेंट्रल मेटल एटम कैसे नेम करते हैं हम, अगर सेंट्रल मेटल एटम या फिर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कहाँ है, आपके कटायनिक पार्ट में है, या फिर न्यूट्रल है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर, तो नाम क्या आएगा, एज इट इज आएगा, जो भी आपके पास नाम है वो आएगा। लेकिन अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो अनायनिक पार्ट में है, यानी कि यहाँ पर आप सेकंड में लिख रहे हो, तो वो क्या होगा, आपके पास CMA हमेशा 8 के साथ एंड करेंगे। प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट, टंगस्टन है तो टंगस्टेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, ऐसा करके हम लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिखना होता है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ठीक है, ऐसा 1 2 3 ऐसा करके हमें लिखना होता है। ये किसकी नेमिंग है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फेयर की। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा और रुको, अब हम एग्जांपल करेंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम देखते हैं एग्जांपल्स। मैंने कोशिश की है कि मैं हर टाइप का एग्जांपल ले लूँ, अब देखते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है Na2FeCN5NO, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो क्या है, अनायनिक पार्ट है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या आपके पास कटायनिक पार्ट है। रूल नंबर 1, कटायन को पहले नाम देते हैं, और मैंने कहा था ये वाले जो मेटल्स होते हैं उनका नॉर्मल नाम आ जाता है, तो इसको हम लिख देंगे सोडियम। अब आ रही है इसके कोऑर्डिनेशन स्फेयर को नाम करने की, और याद रखना ये क्या है, अभी अनायनिक पार्ट है हमारे पास। तो वैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिगेंड की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ना, लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है, तो पहले ना इनका अल्फाबेट देख के पहले ही डिसाइड कर लो। ये नेगेटिव लिगेंड होता है हमारे पास CN, इसको साइनाइड, तो इसको हम लिखेंगे साइनो। तो ये कैसे शुरू हो रहा है, C से। ये हमारे पास क्या है, NO। सबसे पहले ये देखना होता है जो ये NO है ना, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वैसे तो ये नाइट्रोसिल होता है, अगर ये पॉजिटिव होता है नाइट्रोसिलियम हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होता है नाइट्रोसो हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हम कैसे देखेंगे, इसका -2 है, ये होता है +3 या +2, तो यहाँ पर ना ये +3 होता है, तो ये +3 है हमारे पास, ये -5 हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 -1 होता है, तो -1 × 5 -5, तो -5 + 3 = -2 हो गया। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, तो NO आपके पास न्यूट्रल है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि Fe +3 होगा या +2 होगा, भाई ये केमिस्ट्री है, अब ये तो याद करना पड़ेगा आपको। ये ध्यान में रखना कि इस वाले कंपाउंड में आपके पास क्या होता है, Fe +3 पे होता है, ठीक है। और ये आपको याद क्यों करना है, वैसे भी ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये आपके पास होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये आपने क्लास 11 में शायद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो Fe होता है वो +3 होता है, और यहाँ पे नाइट्रोसिल आपके पास न्यूट्रल होता है। तो ये हमारे पास का सोडियम, ये C से शुरू हो रहा है, N से शुरू हो रहा है, तो पहले क्या आएगा, साइनो आएगा। साइनो कितना है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा साइनो। नाइट्रोसिल एक ही है, नाइट्रोसिल, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, और ये आपके पास कहाँ पर आ रहा है, अनायनिक पार्ट में। तो जब भी अनायनिक पार्ट में हमारे पास हो, तो जो CMA होता है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा फेरेट। क्या नाम कंप्लीट हो गया, या अभी भी कुछ मिस हो रहा है, तो ये नाम कंप्लीट नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी पड़ेगी, किसकी, फेरस की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास होगी वो +3 होगी। वैसे तो ये निकालनी पड़ती है ना, तो देखो अब हमने क्या किया, या तो आप इसकी क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अभी से पॉजिटिव मानना है, नेगेटिव मानना है, या न्यूट्रल मानना है, तो वो भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही इसको +3 मान के इसको न्यूट्रल निकाल दिया था, ठीक है। और अगर ये न्यूट्रल है तो फिर देख लो क्या होगा, ये आपके पास 2 माइनस है, ये -5 है, उधर गया +5, 5 - 2 कितना हो गया, +3, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो आती है ना तुम लोग को, ठीक है। वैसे CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में निकालते हैं, लेकिन इस वाले कंपाउंड में आपको ये देखना है ना, नाइट्रोसिल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है आपके पास और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने वो देखने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस वाले कंपाउंड में जो होता है ना Fe, वो +3 होता है। बट अगर आपको देखना था कि ये न्यूट्रल है, अगर आपको पहले से पता था कि ये न्यूट्रल है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, कैसे निकालते, जिसे निकालते वैसे ही निकालते। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता है ना, तो नीचे वाले में वो भी निकाल के बता दूंगी। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है, PtCl2NH3 ब्रैकेट ट्वाइस। अब ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर से है, और इसमें कोई भी चार्ज नहीं गिवन है, और इसके साथ पे कोई और पार्ट है ही नहीं, आयनिक पार्ट, तो इसका मतलब ये आपके पास न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल होगा तो नॉर्मल हम नेमिंग करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर की हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास लिगेंड्स कितने हैं, 2 टाइप के हैं, तो 2 टाइप के लिगेंड है, ये आपके पास अमीन है, ये आपके पास क्लोरीन है। तो अमीन आपके पास A से शुरू हो रहा है, क्लोरीन आपके पास C से शुरू हो रहा है, तो पहले किसको नेम करोगे, पहले इसका नाम लिखोगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, अमीन पहले लिखना है, तो डायमीन होगा, क्योंकि है तो 2 ही ना, डायमीन, डाई क्लोरो या क्लोराइडो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, डाई क्लोरो। फिर सीधा लिखना है, ये न्यूट्रल है, तो प्लैटिनम लिखोगे डायरेक्ट, प्लैटिनम। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपके पास -1 होता है, 2 है तो ये हो गया -2, ये न्यूट्रल लिगेंड आपके पास 0 रहेगा। अब इन दोनों को न्यूट्रलाइज करना होगा, तो ये कितना होना चाहिए, सपोज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है, इसकी तो 0 ही है, तो x - 2 + 0 = 0, यानी x = 2 है, यानी प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ से पता चला कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी मैं, क्या बता दूंगी, चलो। यहाँ पर नोटिस किया ना कि मैंने पूरा 1 वर्ड में ही लिख दिया पूरा नाम। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ पर आपको पहले ना ये देखना होता है, जो आपके पास आयनिक पार्ट होता है उसे देख लो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो दूसरा आपको खुद पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। तो ये तो सल्फेट है, सल्फेट का तो चार्ज -2 होता है, यानी यहाँ पर आपका चार्ज कितना होगा, +2, ठीक है।
अब सबसे पहले किसका नेम करना होता है? कटायन का, रूल नंबर 1 के हिसाब से। यानी इस बार हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर की नेमिंग पहले करेंगे। लिगेंड एक ही टाइप का है, यानी कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अल्फ़ाबेट नहीं देखना है, तो सीधा लिखेंगे टेट्रा अमीन। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कटायनिक पार्ट है ना, तो नॉर्मल कॉपर लिखना है, क्यूपरेट नहीं होगा यहाँ पे, अनायनिक पार्ट होता तो होता कॉपर। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले लिखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे कॉपर की? सपोज ये एक्स है, इसके तो चार्ज 0 ही होता है हमारे पास, तो साफ साफ +2 हो गई। जब आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो जो भी चार्ज है वो किसका होगा? CMA का ही होगा। तो इसके आगे हमारे पास +2 रोमन नंबर में हमने लिख दिया। फिर अनायनिक पार्ट लिख दो अलग, सल्फेट। ठीक है, समझ में आई इसकी नेमिंग? बस इतना ही सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास ये है। यहाँ पर ये कटायन है, ये अनायन है। सबसे पहले कटायनिक पार्ट, रूल नंबर 1, तो पोटेशियम। फिर यहाँ पर पहले क्या, यहाँ पर भी एक ही टाइप का लिगेंड है, तो हमें ज़्यादा नहीं देखना, अल्फ़ाबेट हमें देखने नहीं है, सीधा लिगेंड पे आएंगे। तो क्या आएगा? सॉरी, क्या हो गया है? हेक्सा साइनो या साइनाइडो। फिर ये क्योंकि अनायनिक पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? फेरेट। अब देखो, ये आपके पास क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x, यहाँ पर -1 होता है, 6 है इसलिए हो गया -6 और 3, तो क्या आएगा? x -6 इज इक्वल टू -3, -3 है ना, इसलिए यहाँ पर -3 है, तो x क्या हो जाएगा? -3 + 6 इक्वल टू 3, यानी कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फेरस है 3। ठीक है, इसका समझ में आप, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, ये आपके पास क्या है, इसका IUPAC से नेम है, ठीक है। हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके पास कुछ बहुत ही डरावना सा आपको दिख रहा होगा, बट ये इतना डरावना है नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला था मैंने? आयनिक पार्ट को देखेंगे। आयनिक पार्ट में ये तो न्यूट्रल है, ये आपके पास है -1, यानी कि ये पूरा क्या होगा? +1 होगा। तो पहले कटायनिक पार्ट यानी कोऑर्डिनेशन स्फेयर की नेमिंग हम पहले करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड, ये क्लोरो है आपके पास, यानी कि C से शुरू होगा, ये एक्वा है, A से शुरू होगा, तो पहले हम एक्वा के लिए लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। कटायन में, कटायन और न्यूट्रल के लिए नॉर्मल लिखते हैं हम। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है भाई? यहाँ पर ये है x, इसका तो 0 ही रहता है, इसका -2, और ये आपके पास क्या है? +1 है, तो ये अगर उधर जाएगा, यानी कि x -2 +1 है, और अगर -2 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है? 3 है। रोमन नंबर्स में हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब अनायनिक पार्ट क्या है? अनायनिक पार्ट हमारे पास नेगेटिव का क्लोरीन + 2H2। अब जब बाहर पे 2H2 ऐसे लिखा होता है ना, हम हाइड्रेट लिखते हैं, एक्वा नहीं लिखते, ठीक है, हाइड्रेट लिखेंगे हम इसको। और इसको तो आपने क्लोरीन ही लिखना है, सॉरी, इसको तो आपको क्लोराइड ही लिखना है, क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे क्लोराइड हाइड्रेट, साथ में ही विदाउट गैप, ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट वाला एग्जाम्पल भी हो गया। यहाँ पर आपके पास 2H2 था ना, डाईहाइड्रेट होगा, डाईहाइड्रेट, अच्छा हो गया, आ गया था बीच में। तो ये आपके पास क्या है? इसका नाम, ये थोड़ा खतरनाक सा था, एक खतरनाक भी मैंने सोचा करा देती हूँ लास्ट में जाते जाते, तो इसलिए ये वाला कराया। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरोकोबाल्ट 3 क्लोराइड डाईहाइड्रेट, ठीक है। जब बाहर पे होता है ना ऐसे ऐसे, हम डाईहाइड्रेट बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया हो। समझ में आया है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और आपके किसी भी दोस्त को या क्लासमेट को इसमें अगर दिक्कत आती है तो उसको भी शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।